नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे, उपलब्धियां गिनाने के लिए 200 से ज्यादा कार्यक्रमों की तैयारी। प्रधानमंत्री सहारनपुर में आज करेंगे रैली। रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला। 11,000 करोड़ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी। 139 के जरिए अब वेटिंग और आरएसी टिकट भी हो सकते हैं कैंसिल। पूंजी और शेयर बाजार में धोखाधड़ी पर सख्त सेबी। कारोबार नहीं करने वाली 4200 कंपनियों की सूचीबद्धता होगी खत्म। ऑडिट खामियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। बीजिंग पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत। दोनों देशों को विकास में भागीदार बनने पर जोर। शी जिनपिंग से आज करेंगे मुलाकात। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल पर आसियान देशों ने जताई चिंता। नौबहन की आजादी के लिए साझा घोषणा पत्र जारी। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बताया जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान सरकार की सफलताओं को उजागर करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य शिरकत करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने 2 साल के शासन को निराशाजनक करार दिया है। 26 मई से 10 जून के बीच एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए 200 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार को सहारनपुर में रैली से होगी। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एनडीए के सांसद अपने क्षेत्रों में जनता को सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। जो बेनिफिशरीज हैं विभिन्न योजनाओं के, उनके सम्मेलन हो सकते हैं। कुछ किसान सम्मेलन, कुछ युवा सम्मेलन, कुछ महिला सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। 28 मई को इंडिया गेट पर खास कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इसके लिए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में निगरानी समिति बनाई गई है। शो के दौरान स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और ग्रामीण विद्युतीकरण की सफलताएं बताई जाएंगी। उधर विपक्षी दल सरकार की नाकामियां गिनाने में लगे हैं। पिछले 2 साल में जो टूटे हुए वादों की कहानी है, जो अच्छे दिन के सब्ज बाग दिखाए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और किस तरह लोगों में एक निराशा का वातावरण है, ये उसका उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। वो कहीं भी उनका रोड मैप भी नहीं दिखता वो कैसे पूरी होंगी। जैसे गंगा की सफाई है, किसानों की उत्पादन के 1.5 गुना दाम देंगे, बेकार और बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले साल भी एनडीए सरकार ने अपने 1 साल पूरे होने पर साल 1 शुरुआत अनेक नाम से जश्न मनाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। 28 मई को इंडिया गेट पर होने वाले कार्यक्रम से पहले विवाद हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी अमिताभ बच्चन को दी गई है, जबकि उनका नाम पनामा पेपर लीक में आया है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने सफाई देते हुए कहा है कि वो पूरे कार्यक्रम की मेजबानी नहीं करेंगे, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम पेश करेंगे। Does it not also send a signal to the investigation agencies not to proceed against those who are under suspicion for having stashed black money abroad in income tax in foreign bank accounts abroad? He's part of a function where he's talking about educating the girl child. That's not a political event. कैबिनेट ने बुधवार को पूंजीगत सामानों यानी कैपिटल गुड्स से जुड़ी नीति को मंजूरी दी है। देश में पहली बार ये नीति बनी है। इसका मकसद साल 2025 तक पूंजीगत सामानों का उत्पादन बढ़ाकर 7,50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। फिलहाल देश में 2,30,000 करोड़ रुपए के कैपिटल गुड्स का उत्पादन होता है। वहीं कुल उत्पादन में पूंजीगत सामानों का हिस्सा 12% से बढ़कर 20% करना है। सरकार अगले 1 दशक में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के मौके भी पैदा करना चाहती है। कैबिनेट ने 6 नए आईआईटी को भी मंजूरी दी है। नए आईआईटी तिरुपति, पलक्कड़, धारवाड़, भिलाई, गोवा और जम्मू में बनेंगे। वहीं धनबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा दिया जाएगा।
कैबिनेट ने हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी माफ कर दिया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित अलग अलग राज्यों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10,736 करोड़ रुपए की 5 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 763 किलोमीटर लंबी मौजूदा रेल लाइन के दोहरीकरण की 3, जबकि व्यस्त मार्गों पर 514 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बिछाने की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसका ऐलान किया। 5 बड़ी योजनाओं में सुरेंद्र नगर राजकोट रेल लाइन और पुणे मिराज लौंडा रेल लाइन और रोजा सीतापुर कैंट बड़वाल ब्रॉडगेज सिंगल लाइन परियोजना का दोहरीकरण किया जाना है, जबकि विजयनगरम और तीतलागढ़ के बीच और बीना कटनी के बीच भी तीसरी रेल लाइन बिछाई जानी है। रेलवे ने अब वेटिंग और आरएसी ट्रेन टिकट भी 139 पर डायल करके कैंसिल कराने की सुविधा की शुरुआत कर दी है। पहले ये सुविधा सिर्फ कंफर्म टिकट रद्द कराने के लिए उपलब्ध थी। कि कहीं पे दोहरीकरण किया जाएगा और जहां पर 2 लाइन पहले से ही चल रही है वहां और एक अतिरिक्त लाइन वहां भी लगाई जाएगी। ये सभी परियोजनाओं पर जो निवेश किया जाएगा वो होगा 10,736 करोड़ रुपए, करीबन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन या खातों में छेड़छाड़ की दोषी कंपनियों के ऑडिटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ऑडिटर फिर किसी कंपनी में निदेशक नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा अगर प्रवर्तक तय की गई कीमत पर निवेशकों को रकम नहीं देते हैं तो उन्हें पूंजी बाजार में कदम रखने से ही रोक दिया जाएगा। सेबी के मुताबिक इस रोक की मियाद 10 साल तक हो सकती है। सेबी ने क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध उन 4200 से ज्यादा कंपनियों को भी हटाने का फैसला किया है जो लंबे अरसे से कारोबार नहीं कर रही हैं। इन कंपनियों के शेयर धारकों को कंपनी से निकलने के लिए योजना देने पर सेबी विचार कर रहा है। एलडीएफ के नेता पिनराई विजयन ने केरल की कमान संभाल ली है। कल मुख्यमंत्री विजयन के साथ कैबिनेट के 18 मंत्रियों ने भी शपथ ली। केरल सरकार की नई कैबिनेट में 13 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जिनमें 2 महिलाओं को भी मौका मिला है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल हॉल में बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में सीपीएम के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रकाश कारात और वीएस अच्युतानंदन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। പിണറായി വിജയനായ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും मुख्यमंत्री के साथ केरल कैबिनेट के 18 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें सीपीएम के 12, सीपीआई के 4 और सहयोगी दलों के 3 सदस्य शामिल हैं। विजयन की कैबिनेट के खास नामों पर नजर डालें तो सीपीएम के ईपी जयराजन को उद्योग और खेल मंत्रालय, टीएम थॉमस को वित्त मंत्रालय, के शैलजा को स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग, ए बालन को सांस्कृतिक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। वहीं सीपीआई के ई चंद्रशेखरन को राजस्व विभाग, वीएस सुनील कुमार को कृषि, पी तिलोत्तमन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय मिला है। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट के रामचंद्रन को जहाजरानी, जनता दल सेकुलर के मैथ्यू टी थॉमस को सिंचाई और एनसीपी के ए शशिचंद्रन को परिवहन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। सीपीएम के पी रामकृष्णन को विधानसभा स्पीकर और सीपीआई के वी सासी डिप्टी स्पीकर होंगे। इससे पहले मंगलवार को एलडीएफ ने घोषणा की थी कि वो राजकीय कोष की बचत पर जोर देगी, जिसके तहत मंत्रियों के स्टाफ में कटौती की जाएगी। साथ ही मंत्रियों के घरों की सजावट पर भी फिजूल खर्ची नहीं करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बात का भी ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को 2004 में दिल्ली विधानसभा भंग करने की वजहों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि उपराज्यपाल को ऐसी कोई छूट नहीं है कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक ना करें। ऐसी छूट सिर्फ राज्यपाल के पास है। आयोग ने 30 दिन के भीतर रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। दरअसल नवंबर 2014 में दिल्ली विधानसभा
भंग की गई थी। बिहार में गया जिले के डुमरिया प्रखंड में कुल संदिग्ध माओवादियों ने एलजेपी के स्थानीय नेता सुदेश पासवान और उनके भाई सुनील पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार पुलिस और सीआरपीएफ की साझा टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। विपक्षी लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग दोहराई है। वहीं सत्तारूढ़ जेडीयू का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले भी प्रमुखता से इस बात की मांग की थी और अब सुदेश पासवान जी की हत्या के बाद पुनः हम लोग इसकी मांग करते हैं कि अब हमारे प्रदेश में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्र में, हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अभी तक कोई आपराधिक घटना किसी पंचायत चुनाव में नहीं हुई, ये पहली घटना है और विगत पंचायत चुनाव के मुकाबले ये पहली बार ऐसा हुआ कि इनकी हत्या हुई है। तो इस पे सरकार बहुत गंभीर है, इनके भी हत्यारों को हम छोड़ेंगे नहीं। बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी बरामद की गई हैं। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। हत्याकांड में मुख्य शूटर रोहित की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी हत्या की वजह का पता नहीं चला है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हत्या में बरामद पिस्टल और कारतूस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। इस मामले की सीबीआई ने भी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। 13 मई की रात सीवान के टाउन थाना क्षेत्र में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। छापामारी चल रही है। कुछ अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी शेष है और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो बाकी अभियुक्त फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, ताकि इस कांड के सभी पहलू को हम जान सके। अब उन्हीं संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा जो पिछले 3 साल से छात्रों को पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए नए नियम तैयार किए हैं। इसका मकसद गुणवत्ता बढ़ाकर सरकारी हस्तक्षेप को कम करना है। यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए पुराने नियमों में एकरूपता लाने की कोशिश की है। पिछले 3 साल से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा दे रहे संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय माने जाएंगे। डीम्ड विश्वविद्यालय में कुल निर्माण क्षेत्र का कम से कम 40% खुला स्थान होना चाहिए। एक छात्र के हिस्से में न्यूनतम 10 वर्ग मीटर जगह आनी चाहिए। प्रशासनिक भवन 1000 वर्ग मीटर, अकादमिक इमारत और पुस्तकालय 2000 वर्ग मीटर और लेबोरेटरी 15000 वर्ग मीटर में होनी चाहिए। जो मिनिमम अब इन लोगों ने दिया है कि किसी भी कोर्स को कम से कम 3 साल तक जब तक नहीं चलाएंगे तब तक उसकी मान्यता डीम्ड यूनिवर्सिटी की नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि दिस इज अ गुड स्टेप, क्योंकि पहले हम लोग देख चुके हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत सारी सैकड़ों के तादाद में यूनिवर्सिटीज बन गई थी और उनको बाद में सबका जो है ये वापस लेना पड़ा स्टेटस। नए नियमों के मुताबिक हर 3 साल में पाठ्यक्रमों की समीक्षा होगी। उन्हीं डीम्ड विश्वविद्यालयों में सरकारी सदस्य नामित किए जाएंगे जिन्हें 50% या इससे अधिक सरकारी मदद मिलती है। गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर कुलपति को हटाने का प्रावधान भी है। रैगिंग, भेदभाव और लैंगिक समानता के लिए अलग अलग सेल बनाने होंगे। यौन शोषण को रोकने के लिए आंतरिक समिति का गठन करना होगा। पूरी तरह से फ्रीडम नहीं चलेगा और आपके कैंपस में क्या होता है उसको गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी और देखेगी, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट को जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखना है। मेरी समझ से इन सब का फोकस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना और मेंटेन करना है। कई संस्थानों ने नियमों में बदलाव की मांग की थी। नए नियमों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विचार होगा और फिर इन्हें लागू किया जाएगा। देश में फिलहाल 94 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। नवविक्रम सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल।
भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू हैं नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। चार साल के बाद तेल और गैस ब्लॉक की फिर से नीलामी होने जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 46 ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा है। इन ब्लॉक में 67 जगहों पर तेल और गैस मिलने की उम्मीद है। इनसे सरकार को 70,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। तेल और गैस खनन के लिए 20 साल के लिए लाइसेंस मिलेगा। कंपनियों को कीमत तय करने और इसे बेचने की अनुमति होगी। 9 महीने पहले कैबिनेट ने नीलामी नीति को मंजूरी दी थी। ये देश की अर्थनीति में मददगार होगी और मैं आज जिस प्रकार से उत्साह लोगों के अंदर दिख रहा हूँ, मार्केट में दिख रहा हूँ, उसमें भारत की नए उद्यमी आएंगे और विश्व स्तर के भी इन्वेस्टर उसमें से आएंगे। भारत की बाजार की स्थिति को देख के भारत इन दिनों में एक निवेश की एश्योर्ड पॉइंट बन चुका है। बात मौसम की। देश के कई राज्यों में बुधवार को भी भारी बारिश हुई, लेकिन हालांकि राजस्थान और आंध्र प्रदेश समेत कई इलाकों में गर्मी और लू से लोग अभी भी परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ सकती है। बुधवार को देश के कई राज्यों में तेज बारिश हुई। एनसीआर समेत कई इलाकों में पानी की फुहारों ने बढ़ते तापमान पर थोड़ी लगाम लगाई। जहां जहां बारिश हुई वहां गर्मी में कमी आई और लोगों ने राहत की सांस ली। पहले बहुत गर्मी था, बहुत ज्यादा उमस था, एकदम रहना दुश्वार हो गया था, लेकिन आज सुबह भोर से मतलब बिजली चमक रही थी और बारिश तेज तूफान के साथ बारिश हुआ, जिससे मौसम पहले से बहुत अच्छा है और कुछ राहत है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में कई जगह बौछारें पड़ी। राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ ओले भी पड़े। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सुबह से थोड़ी सी हल्की बारिश हुई है, बहुत बढ़िया मौसम है। कल तो बहुत अच्छा मौसम रहा और आज भी लगता है जैसे थोड़े थोड़े काले काले बादलों हैं। वी विल हैव अ वेरी नाइस। हालांकि अभी भी देश में कई जगह गर्मी अपना रंग दिखा रही है। ओडिशा के कालाहांडी में बुधवार को 45.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहा। राजस्थान के फलोदी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री था, जबकि श्रीगंगानगर में तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तरी और मध्य भारत में गर्मी और बढ़ेगी, जबकि देश के तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली एनसीआर हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन सब राज्यों में जो हल्की बारिश हो गई थी या थंडर हो गया था, वो अगले 3-4 दिन नहीं है, तो ऐसे में तापमान बढ़ेगा। इस बीच बुधवार को आंधी में पेड़ गिरने से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मंजनपुर में दीवार गिरने से एक युवक मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं राजस्थान का पश्चिमी इलाका भीषण सूखे और जल संकट से जूझ रहा है। उस पर लगातार चढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अजमेर की कराटी पंचायत को केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट का गांव है। वहां भी लोग पानी के लिए परेशान हैं। सूखे नल, खराब पड़े हैंडपंप, प्यासे लोग, ये तस्वीरें अजमेर के खेड़ी गांव का दर्द खुद बयां कर रही हैं। करांटी पंचायत में आने वाले इस गांव की आबादी करीब 1,500 है, लेकिन यहाँ सारे जल स्रोत सूख चुके हैं। जो हैंडपंप चल रहे हैं उनमें भी कम पानी आता है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि भारी गर्मी के बावजूद महिलाओं को पानी जुटाने के लिए भटकना पड़ता है। पानी फेमल कई भी सुविधा को न पानी भी सूखियो न तो हेडपंप में पानी न नल में पानी बिल्कुल आपको न मांग फेमल की सुविधा न चरा काम कई भी को न लोग सब करे बैठ रहे। जानवरों में पालने हाँ, जानवरों में पालने दिक्कत न चारों मन का सब बात परेशान हो रहा।
करंटी पंचायत में गोपालपुरा गांव भी आता है, जो केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट का गांव है। लेकिन इलाके के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। साहब हमारे खेती बाड़ी की दिक्कत ये है कि पानी नहीं है, नहीं कुएं में पानी है, नहीं गवर्नमेंट से कोई पानी मिल रहा है, तो खेती बाड़ी किससे करें। जैसे हमारे पशु है, उसको खिलाने के लिए चारा नहीं है, पानी होता तो हम कुछ भी करके उसको पालन पोषण का कुछ भी करते थे, लेकिन वो भी हमारी समस्या है। पानी और चारे की समस्या के लिए जो हमारी संस्था APS ये काम कर रही है, ये क्या चरागा विकास और जल संसाधन। अब जल संसाधन का काम अगर अच्छा होगा, तालाब नाडियों में पानी आने की जगह क्लियर होगी, बराबर पानी आता रहेगा, तो भू जल स्तर बढ़ेगा और जानवरों के लिए पीने के नाडियों में पानी रहेगा, और कई तो गांव वालों के पीने के लिए यही स्रोत है। केंद्र सरकार ने सूखे से निपटने के लिए राजस्थान को 1345 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राजधानी जयपुर से राहत के तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन सुदूर गांवों तक ये पहुंच नहीं पाई हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अजमेर। विदेश मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। हाल ही में कांगो के नागरिक मंसोदा की टाडा ओलिवर की दिल्ली में हुई हत्या के मामले की जांच आगे नहीं बढ़ने पर अफ्रीकी देशों ने तीखी नाराजगी जताई है, जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी नागरिकों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने भी इस मामले में अफ्रीकी मिशन प्रमुखों से कल मुलाकात की। MEA got in touch with Delhi police, which acted promptly. 2 suspects have already been arrested, while 1 is on the run. We will ensure that justice is done and stringent punishment is given to those involved in the attack. External Affairs Minister Srimati Sushma Swaraj is personally monitoring the matter. She has requested the Lieutenant Governor of Delhi to ensure that this case is tried by a fast-track court, and the Lieutenant Governor has assured her that this will indeed be done. चीन के औद्योगिक शहर गुआंगझू से बीजिंग पहुंचने पर कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत हुआ। वो आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कक्षांग समेत चीन के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने कल चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ से मुलाकात की। बीजिंग में सांस्कृतिक, शिक्षा के क्षेत्र समेत बड़ी हस्तियों के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जब आधुनिक भारत शांति, समृद्धि और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में भारत चीन के साथ समानता और मित्रता का संबंध चाहता है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हम अपनी परस्पर समझ को बेहतर बनाने और द्विपक्षीय संबंधों को समृद्ध करने के लिए संपर्कों के जाल की मैट्रिक्स विकसित करना चाहते हैं। As India pursues its primary goal of building modern India focused on peace, prosperity and sustainable development, we seek to engage within China in a spirit of equality and friendship. इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन में भारतीय उत्पादों की आसान पहुंच पर जोर दिया। चीन दौरे पर उन्होंने कहा कि चीनी निवेशकों को भारत में हर तरह की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को चीन के ग्वांगझू में भारत चीन बिजनेस फोरम की बैठक में शिरकत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन दूर करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय दवाइयों और IT उत्पाद की चीन में आसान पहुंच होनी चाहिए। India would like to see a greater market for our products in China, particularly in sectors where we have natural complementarities and competitive edge. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में निवेश करना चीन के निवेशकों के लिए मुनाफे का सौदा है। उनके मुताबिक चीन की कंपनियां भारत के औद्योगिक गलियारे से लेकर स्मार्ट सिटी तक में पैसा लगा सकती हैं। To realize the full potential of our economic partnership, it is important to bridge the information gap between our business communities. We are committed to providing a conducive environment for more investments from China. बिजनेस फोरम में दोनों देशों के उद्योगपति शामिल हैं। भारत और चीन के बीच पिछले साल 71 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
टाटा स्टील ने कहा है कि वो ब्रिटेन में अपने कारोबार के लिए लगी बोलियों की समीक्षा कर रहा है और जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। बुधवार को कंपनी के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि कंपनी को कई प्रस्ताव मिले हैं और फिलहाल इनकी समीक्षा की जा रही है। चीन से सस्ते आयात के चलते ब्रिटेन में टाटा का कारोबार भारी घाटे में है। टाटा ने कारोबार को बेच देने का फैसला किया है, जिसके बाद वहां करीब 15,000 लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। We are running a process which will focus on the sale. We've identified shortlisted bidders. They are giving their final bids. We need to evaluate the same. दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने चिंता जाहिर की है। आसियान राष्ट्रों के रक्षा प्रमुखों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पारित किया। इसमें दक्षिण चीन सागर में नौवहन की आज़ादी का आह्वान किया गया है। ये वक्तव्य चीन की बढ़ती सैनिक मौजूदगी के जवाब में आया है। 10 आसियान देशों के रक्षा प्रमुख कल लाओस की राजधानी वियंतियन में मिले। आसियान देशों ने नौवहन और जहाजरानी की आज़ादी के दृष्टिकोण को फिर दोहराया। इन देशों का मानना है कि दक्षिण चीन सागर में नौवहन की आज़ादी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है। इन देशों ने किसी भी मसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुलझाने पर जोर दिया। इराकी सेना ने फालूजा शहर के पास गर्मा इलाके पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिकी विमानों की सहायता से इराकी सेना फालूजा में लगातार आगे बढ़ रही है। बुधवार को सेना ने आईएस के 1 दर्जन लड़ाकों से ज्यादा लड़ाकों को जिंदा पकड़ने और कई को मार गिराने का दावा किया। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि फालूजा में नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। फालूजा में सेना की घेराबंदी के बीच 1 लाख से ज्यादा नागरिक फंसे हैं। फालूजा आतंकवादी संगठन आईएस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है और 2014 से आईएस के कब्जे में है। बात टेनिस की करते हैं। पेरिस में खेले जा रहे फ्रेंच ओपन टेनिस में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने जीत के साथ शुरुआत की है। ये जोड़ी अब दूसरे दौर में पहुंच गई है। महिला डबल्स में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने रूस की दारिया कसातकिना और एलेक्जेंड्रा पनोवा को सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से हरा दिया। और उधर पुरुष डबल्स में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंचने में कामयाब रही। पहले दौर में इस जोड़ी ने फ्रांसीसी जोड़ी स्टीफन रॉबर्ट और एलेक्जेंडर सिंदोरेंग को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से हरा दिया। लिएंडर पेस और उनके पोलिश साथी मातकोविस्की की जोड़ी ने बेलारूस के एलियाक्सांद्र और उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराया। और अब आखिर में हेडलाइंस। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे, उपलब्धियां गिनाने के लिए 200 से ज्यादा कार्यक्रम की तैयारी। प्रधानमंत्री सहारनपुर में आज करेंगे रैली। रेलवे के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला। 11,000 करोड़ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी। 139 के जरिए अब वेटिंग और आरएसी टिकट भी हो सकते हैं कैंसिल। पूंजी और शेयर बाजार में धोखाधड़ी पर सख्त सेबी। कारोबार नहीं करने वाली 4200 कंपनियों की सूचीबद्धता होगी खत्म। ऑडिट खामियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। बीजिंग पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत। दोनों देशों के विकास में भागीदार बनने पर जोर। शी जिनपिंग से आज करेंगे मुलाकात। और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल पर आसियान देशों ने जताई चिंता। नौवहन की आजादी के लिए साझा घोषणा पत्र जारी। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बताया जरूरी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।